जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली किसी भी एमपी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई एग्जाम और एमपी पीएससी एग्जाम्स में आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों का भी एमपी जीके वाला जो पोर्शन है वह बिल्कुल क्लियर हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वह क्वेश्चन कौन से हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मध्य प्रदेश के मैप से पूछा जाता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है कि पहला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वह सिंगरौली के बेड़न में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछा जाता है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन वो है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और जो कि साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है पूछा जाता है, आंसर होगा अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से इसी मैप से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आंसर होगा मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और मुरैना जो है चंबल नदी के कारण मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला, तो ये वाला जो है आप लोगों का बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। अब ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों की हाल ही में हुई पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो एमपी जीके के ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है यह आप लोगों को ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। क्या पूछा गया है, जब वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर 43। मध्य प्रदेश में 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद टोटल कितने जिले थे, 43 जिले थे। और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं यदि आप लोगों से पूछा जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश में वर्तमान में है 52 जिले और 10 संभाग। कितने जिले, 52 जिले और 10 संभाग वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। मध्य प्रदेश का नवीनतम जो 52वां जिला है वह कौन सा है, तो वह है निवाड़ी। कब स्थापित किया गया या कब गठित किया गया, 1 अक्टूबर 2018 को। डेट सहित आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बना जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। किससे, किस जिले से अलग करके बनाया गया, टीकमगढ़ जिले से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था, तो आंसर होगा आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था जो कि वर्ष 2013 में बनाया गया था। अभी मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित कौन सा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर होगा नागदा जिला जो है यह मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले, तो पहला क्वेश्चन 52 जिले, कितने संभाग, 10 संभाग और 52वां जो नवीनतम गठित जिला है वह कौन सा है, तो निवाड़ी है। किस जिले से अलग करके बनाया गया, टीकमगढ़ जिले से। कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला तो आगर मालवा कहां है, किस वर्ष में बना, वर्ष 2013 में। और मध्य प्रदेश का जो 53वां प्रस्तावित जिला वो कौन सा है, नागदा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को पता चलते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें इसी प्रकार के एक्स्ट्रा फैक्ट जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था
सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? सिंहस्थ का मतलब क्या होता है? सिंहस्थ का मतलब होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है यह मध्य प्रदेश में कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 12 वर्षों के अंतराल पर। कुंभ मेला किसी भी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कुंभ जो है, कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा है। ऑप्शन में आपको कुंभ मेला भी था, तो आंसर कुंभ मेला ही होगा। अब यहां पर कुंभ मेले की बात की जाए तो कुंभ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां स्थित है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, धार्मिक राजधानी। और उज्जैन में ही सांदीपनि आश्रम स्थित है। कौन सा स्थित है? सांदीपनि आश्रम स्थित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। उज्जैन में प्रत्येक वर्ष क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और उज्जैन में ही कुंभ मेले के आयोजन किया जाता है और क्षिप्रा नदी के समीप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहा जाता है और उज्जैन में ही सांदीपनि आश्रम स्थित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से, क्या पूछा गया है? सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किससे निर्मित किया गया है? पत्थर से, बलुआ पत्थरों से, चिकनी मिट्टी और गीली मिट्टी से, या तो फिर ईंटों से? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ईंटों से। सांची स्तूप जो है प्रारंभिक और मूल रूप से ईंटों से निर्मित किया गया है। सांची स्तूप की अगर बात कर ली जाए तो इसका निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। किसने कराया? सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। जो सम्राट अशोक है इसने कौन सा धर्म अपनाया था अगर पूछा जाए तो? बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था यहाँ पर सम्राट अशोक ने। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो यह मौर्य वंश का शासक था। किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? तो वह था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। और दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से, यह भी आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, उत्तराधिकारी था, वो कौन था? यहाँ पर बिंदुसार। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी कौन है? तो वह है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है और कई बच्चों को पता नहीं होता है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को बारीसार या भद्रसार के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ वो अशोक हुआ, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। देवानाम प्रियदर्शनी के नाम से भी इसका उल्लेख किया गया है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुणाल हुआ। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त नामक भिक्षु से। किससे ली थी? उपगुप्त नामक भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये सारी चीजें आपको इससे याद होना चाहिए। सांची स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने, कहां स्थित है?
विदिशा में ईंट से निर्मित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है। ढोला मारू जो है वास्तविक रूप से किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान से। ढोला मारू जो है मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है, लेकिन यह मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। सीएम कौन है? तो सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ पर जो गवर्नर है वर्तमान में वो कौन है? तो वह है कलराज मिश्र। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश जो आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो वह है राजस्थान राज्य का। किसका है? राजस्थान राज्य का है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमारा यह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? पूरे देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग यहां पर देखकर बताना है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.38% भाग जो है यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। अब इसके एवरेज में यहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 9.5 इसके अप्रोक्सीमेटली आसपास दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से 9.5%। लेकिन ओरिजिनल डाटा की बात की जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश अपने में समाहित किए हुए है। और इसी क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। पहला राज्य अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है, आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? क्या पूछा गया है? बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत भाषा में। बांधवगढ़ किले के शिलालेख संस्कृत भाषा में है। बांधवगढ़ किले का निर्माण जो है वह बघेल शासक व्याघ्रदेव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? बांधवगढ़ किले का निर्माण बघेल शासक व्याघ्रदेव के द्वारा उमरिया जिले में कराया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बांधवगढ़ कहाँ स्थित है बांधवगढ़ किला, तो किस जिले में स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है? राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर दिशा की ओर है। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों के जो ढलान है वह उत्तर दिशा की ओर है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और ये तो सभी से आंसर बन जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा अकबर के। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के राज दरबार में संगीत सम्राट तानसेन जो है यह संगीतकार थे। तानसेन के जन्म की अगर बात कर ली जाए तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, और तानसेन का जो मकबरा है वह भी कहां है? ग्वालियर में ही स्थित है। तानसेन का मकबरा भी कहां स्थित है? ग्वालियर में। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नजदीक तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर में, तानसेन के मकबरे के नजदीक। जन्म हुआ ग्वालियर में, इनका मकबरा भी ग्वालियर में। तानसेन के बचपन का नाम कह सकते हैं या जो इनका मूल नाम है वह क्या था? रामतनु पांडे था। क्या था इनका मूल नाम? रामतरे पांडु। इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह अकबर के 9 रत्नों में से
एक थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को इनसे रिलेटेड याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया, ऐसा पूछा गया। करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1954 में मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है किस वर्ष में कान्हा को टाइगर उद्यान के रूप में, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। किस वर्ष में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है आप लोगों ने, तो इसे किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1955 में। 1 जून 1955 को मध्य प्रदेश में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया और वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पहला क्वेश्चन यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व का गठन कब किया गया, आंसर होगा वर्ष 1955 में। तो यह ज्यादातर क्वेश्चन वही है जो आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताए थे, हमने एमपी जीके की जो क्लासेस आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के टाइम ली थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हमने दिखाए थे। और वो जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आप लोगों को एमपी जीके की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी जिसमें आप लोगों को 1250 प्लस क्वेश्चन थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन क्वेश्चन को बढ़ाकर 2000 प्लस क्वेश्चन कर दिए गए। 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न इस पीडीएफ में शामिल किए गए हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक इस पीडीएफ को नहीं पढ़ा है वह लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें ताकि आप लोगों का एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो सके दोस्तों। अब यहां पर बात की गई है कान्हा टाइगर रिजर्व की। तो कान्हा को 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। किस जिले में स्थापित किया गया, तो बालाघाट। किस जिले में स्थापित किया गया, बालाघाट और मंडला जिले में। किन जिलों में आता है यह, मंडला और बालाघाट जिलों के अंतर्गत 1 जून 1955 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान होता है कान्हा टाइगर और रिजर्व। यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या है, तो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है कान्हा टाइगर रिजर्व या हम कह सकते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक विशेष प्रजाति का बेडरी प्रजाति का, कौन सी प्रजाति, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है जिसे मध्य प्रदेश में कान्हा का गहना कहकर भी बुलाया जाता है। कान्हा का गहना कहकर भी बुलाया जाता है और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा को लॉन्च किया, बारहसिंगा। और किस वर्ष में लॉन्च किया, तो वर्ष 2017 में। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि भारत का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसने अपना शुभंकर जारी किया, आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा को जारी किया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को यहां से याद रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख नदी है वह बंजर और सुवर्ण है। कौन सी है, बंजर और सुवर्ण नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को इससे याद रखना है क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 940 वर्ग किलोमीटर। किसे कान्हा का गहना के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा पाया जाता है उसे कान्हा का गहना कहकर बुलाया जाता है। किस जिले के अंतर्गत आता है, बालाघाट और मंडला जिले के अंतर्गत आता है। कब स्थापना हुई, 1 जून 1955 को। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ, 1974 में। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और शुभंकर जारी किया 2017 में और यहाँ पर नदियां बहती हैं बंजर और सुवर्ण। ये सारे फैक्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर
स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। क्या कहलाने वाली? झेला कहलाने वाली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाने वाला जो नृत्य है दोस्तों वह है मटकी। मटकी जो नृत्य है यह स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। और ये जो मटकी नृत्य है ना, यह कहां पर चलता है? तो यह मालवा में फेमस है। हमारे जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है उसमें फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है, मतलब कुंवारी लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नौराता। नौराता लोक नृत्य जो है यह कुंवारी लड़कियों के लिए या अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहां पर आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है कि वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहां आयोजित किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से एक आंसर है और वह आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो में। वार्षिक नृत्य लोक रंजन समारोह खजुराहो में आयोजित किया जाता है। अब खजुराहो की अगर बात कर ली गई है तो बताइए खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो जो है यह छतरपुर जिले में स्थित है। पहला तो आपका यह क्वेश्चन, क्या किस जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ कितने मंदिरों का निर्माण कराया गया? कुल मिलाकर 85 मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया गया। लेकिन वर्तमान में कितने इसमें सुरक्षित हैं या अभी वर्तमान में अच्छी स्थिति में है? तो वह है 22 मंदिर। वर्तमान में कितने सुरक्षित हैं? 22 मंदिर ही सुरक्षित हैं। अब यह देखिए चंदेल शासकों के द्वारा छतरपुर में खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ पर टोटल 85 मंदिर बनाए गए। वर्तमान में 22 सुरक्षित है। खजुराहो का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। यह भी आपको याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तब आपका आंसर होगा चंदेल शासक विद्याधर ने। किसने कराया था? चंदेल शासक विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और कि यहाँ पर ये जो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर, इसकी तुलना किससे की जाती है? तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से। किससे की जाती है? भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना की जाती है, जिसका निर्माण विद्याधर ने कराया। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है पत्थरों पर तराशी गई नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मंदिर इनका निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। आगे बढ़ते हैं। और चंदेल शासकों की जो राजधानी वह क्या थी? तो खजुरवाहक, जिसे वर्तमान समय में खजुराहो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सरल क्वेश्चन। अगर आपने हमारा जो इससे पहले का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 9, जो क्लास नंबर 9 थी, अगर उसे देखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ओमकारेश्वर में। ममलेश्वर मंदिर जो है यह ओमकारेश्वर में स्थित है। देखिए अब ओमकारेश्वर ममलेश्वर एक ही है। अगर बात कर ली जाए कि यह दोनों कहां हैं, तो यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मानधाता द्वीप पर, किस नदी? नर्मदा नदी द्वारा निर्मित मानधाता द्वीप पर ओमकारेश्वर स्थित है। और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह दोनों ही ज्योतिर्लिंगों को एक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला कौन सा है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। दूसरा कौन सा है? तो यह है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में ही
आप लोगों को आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, यह वाला क्वेश्चन भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है आदि गुरु शंकराचार्य ने कहां पर तपस्या की थी, तो आंसर होगा ओंकारेश्वर में, जहां पर शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद होना चाहिए। ओंकारेश्वर किस जिले में? खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोस्तों, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन, राजा भोज के बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है। राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो परमार, चंदेल, भूमिहार या तो फिर गवारियां। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 परमार राजवंश से। राजा भोज का संबंध परमार राजवंश से था। अब परमार राजवंश की अगर बात कर ली जाए, राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी धार। परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हम कह सकते हैं उपेंद्र राज। अगर आपको ऑप्शन में उपेंद्र राज मिलता है तो ठीक, नहीं तो इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, कृष्ण राज के नाम से। तो परमार वंश की जो स्थापना है वह उपेंद्र राज या कृष्ण राज ने की थी। राजधानी थी धार। परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर पूछा जाए, सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह थे राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर शहर की स्थापना की थी और यहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा शिवलिंग है, हम सभी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आप लोगों से, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा था? तो ये तो हम बचपन से करते आए हैं, आप लोगों का कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। हमें क्लास 2 से ही यह सब पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है? मतलब दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, ताप्ती, मचना, बेस या तवा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। कहां से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। और ताप्ती नदी जो है इसे सूर्य की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। ताप्ती नदी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है और यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण। तो मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां, एक है नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी, जो कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और साथ ही साथ अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये आप लोगों को इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्टर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? यहां पर पूछा गया बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बताइए किस क्षेत्र में गाया जाता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड या तो फिर मालवा। तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी जल्दी आप लोगों को कमेंट करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड में। बिरहा लोकगीत जो है यह बघेलखंड में गाया जाता है और बिरहा लोकगीत बघेलखंड में गाया जाने वाला प्रश्नोत्तरी शैली का, जैसे आपने कव्वाली वगैरह सुनी है ना, एक तरफ से प्रश्न किया जाता है, दूसरी तरफ से आंसर किया जाता है, वैसे ही बिरहा भी है, प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है और यह प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाने वाला एक श्रृंगारपूर्ण गीत है बिरहा लोकगीत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला बीथिका कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? कला बीथिका कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में स्थित है कला बीथिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गुप्त शासक कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि प्रथम गुप्त शासक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बता रहा है आपको, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त। अगर बात की जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश की स्थापना, तब आपका आंसर क्या होगा? तो अब आपका आंसर होगा श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना की श्रीगुप्त ने, लेकिन गुप्त वंश को सर्वप्रथम पूरा प्रसारित या अच्छे से फैलाने का या सर्वप्रथम एक अच्छा राजा कौन शासित हुआ या कौन साबित हुआ?
आंसर होगा चंद्रगुप्त। तो प्रथम गुप्त शासक कौन थे यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना की श्री गुप्त ने। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया? चार ऑप्शन आपको दिया गया और पूछा गया है डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया? दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 1998 में डिंडोरी को एक अलग जिले के रूप में घोषित किया गया। डिंडोरी की अगर बात की गई है तो डिंडोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डिंडोरी में। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में ही स्थित है। और डिंडोरी को कब बनाया गया? वर्ष 1998 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के मध्य एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर है वर्ष 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर वर्ष 1818 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगर बात कर ली जाए कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। और भोपाल रियासत का प्रथम नवाब, भोपाल का प्रथम नवाब या भोपाल रियासत का प्रथम नवाब कौन था? तो दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र यार मोहम्मद खान, इसका उत्तराधिकारी या इसी का पुत्र जो था वो क्या था? यार मोहम्मद खान। यह आपको याद रखना है। दोस्त और यार आसानी से याद हो जाएगा। भोपाल दोस्त यार, भोपाल दोस्त यार। तो भोपाल रियासत की स्थापना किसने की? दोस्त मोहम्मद खान ने। और उसका प्रथम नवाब कौन हुआ? दोस्त मोहम्मद का दोस्त का जो पुत्र था वो कौन था? यार था। तो यार मोहम्मद खान क्या हुआ? भोपाल रियासत का प्रथम नवाब हुआ। दोस्त मोहम्मद खान को जो भोपाल है वह रानी कमलापति की सहायता करने के लिए उपहार स्वरूप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राज्यों के महाधिवक्ता, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। एडवोकेट जनरल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एडवोकेट जनरल के, किसी भी स्टेट के एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राज्यों में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? बताइए। राष्ट्र में प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्यों में प्रमुख कौन होता है? तो राज्यों का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य में प्रमुख कौन होता है? किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की अगर आप लोगों को जो हम लोग कहते हैं कि उसे पद की शपथ दिलाना, तो वह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए, राज्यों के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की अगर बात कर ली जाए तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता जो होता है यह किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो आपको याद रखना है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता जो होता है यह किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और एडवोकेट जनरल जो होता है यह अनुच्छेद 177 के अनुसार, अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी, राज्य विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और अपने परामर्श रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है शाहजहां बेगम, क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है आप लोगों से शाहजहां बेगम भोपाल के कौन से नंबर की शासक थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो शाहजहां बेगम या भोपाल के किस नंबर की शासक थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, यहां पर बताइए कौन से नंबर की? तो ऑप्शन नंबर 3, 8वें नंबर की शासिका थी। शाहजहां बेगम जो है यह भोपाल की 8वें नंबर की शासिका थी। लेकिन क्वेश्चन को आपसे घुमाकर पूछ लिया जाए कि शाहजहां बेगम मध्य प्रदेश की किस नंबर की और भोपाल रियासत की किस नंबर की महिला शासिका थी? तो यह मध्य प्रदेश या भोपाल रियासत की, भोपाल की तीसरी महिला शासिका थी। क्या थी?
तीसरी महिला शासिका, ये आपको याद रखना। अगर टोटल की बात की जा रही तो 8वें नंबर की शासिका तीसरी महिला शासिका थी। टोटल की अगर बात की जा रही है कि भोपाल रियासत में जैसे सबसे पहला नवाब कौन बना, यार मोहम्मद खान बना। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की, उसके बाद वो चल बसा। उसके बाद उसका पुत्र यार मोहम्मद खान प्रथम नवाब बना। तो इसी क्रम में जो शाहजहां बेगम है, ये भोपाल की 8वें नंबर की शासिका है। लेकिन बोला जाए कि महिलाओं में स्पेशली शब्द पूछ लिया जाए यहां पर कि भोपाल रियासत की जो शाहजहां बेगम है किस नंबर की महिला शासिका है, तो आपका आंसर होगा तीसरे नंबर की महिला शासिका है। समझ गए अच्छे से। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, दोस्त मोहम्मद खान ने। प्रथम नवाब कौन, उसका पुत्र यार मोहम्मद खान। शाहजहां बेगम 8वें नंबर की शासिका है, लेकिन महिलाओं में पूछा जाए तो तीसरे नंबर की शासिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ऐसा आप लोगों से पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आप लोगों को इसमें से देखकर जल्दी से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग मैं देख रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर 2 9। मध्य प्रदेश राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एमपीजीके के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोगों को एमपीजीके और साथ ही ऑल ओवर इंडिया जीके, हमारा जो टोटल जीके जीएस है, इससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो देखना है, आप लोगों को मैप के हिसाब से एमपी को अच्छे से समझना है, या फिर पूरे भारत के मैप को अच्छे से समझना है, पूरा मैप के हिसाब से भूगोल और साथ ही साथ इतिहास भी अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस भी आप लोगों के लिए जल्दी शुरू की जाने वाली है। तो सारे के सारे चैप्टर्स या सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।